क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंपल इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पुट करें इस फंक्शन के अंदर कि आंसर 0 आ जाए। मैंने -1 पुट किया जिसकी वजह से 0 आ गया, ठीक है। इससे हमें ये -1 था तो x -1 पुट किया यानी x + 1 इज़ द फैक्टर, तो एक फैक्टर पता चल गया हमें। चूँकि यहाँ पर थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो 3 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो इसके 3 फैक्टर बनेंगे, एक तो ये पता चल गया हमें, ठीक है। दूसरे 3 फैक्टर कहाँ हैं ये हम लेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे स्टेप समझा दिए, अगर किसी को ना समझ आए तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देख ले, ठीक है। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसको कंपेयर करवाएं x³ को x³ के साथ, तो 1 और a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से c को, ये देखें कांस्टेंट, c को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करवाएं तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से x को x के साथ कंपेयर करवाएं, -6 प्लस c प्लस b आ जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ से देख के पुट की और हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा जी, a, c और b की वैल्यू आ गई। अभी a, c और b की वैल्यू दोबारा से हम इस इक्वेशन में पुट कर दें a, b और c की जगह पर। देखें यहाँ पर a, b और c की जगह पर, तो इस इक्वेशन को मैं फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर बना लूँगा। यही हमें करना था, इसको सोल्व करना था, इसके 3 फैक्टर्स मालूम करने थे, ठीक है। नंबर 8b में है कि 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और कहा है कि इन दोनों का सेम रिमाइंडर है, ठीक है। और दोनों को डिवाइड किया मतलब दोनों का डिवाइडेंड है जिसमें x की जगह पर +a पुट करेंगे हम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बी में देखिए आप, ये 2 एक्सप्रेशन है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि दोनों में a पुट किया जाता है, ठीक है। दोनों में हमने a पुट किया तो हमारे पास दोनों में कुछ आंसर आ गया, यानी कुछ रिमाइंडर आ गए। ये रिमाइंडर 1 हो गया, ये रिमाइंडर 2 हो गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि रिमाइंडर 1 और 2 दोनों सेम हैं, ठीक है। बोथ रिमाइंडर्स आर सेम। तो मैं इसको सेम है तो मैं इक्वल हैं तो मैं दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों को लिख दिया तो फिर मैं इस वैल्यू को, ये -5a³ है, इस तरफ आ जाएगा। इस तरीके से पूरी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, ठीक है। आगे इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि y = 3a, आप हिंट दिया हुआ था कि पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3³, ठीक है। यहाँ पर मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और बाहर 3 कर दूँगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9, 9 3 ज़ा 27। इसी तरीके से मैंने इक्वेशन को 3a की फॉर्म में ले आया ताकि 3a की जगह y पुट कर सकूँ। ये मुझे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये y पुट कर दिया हमने। अब y की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करें फंक्शन में कि आंसर आ जाए 0, ताकि हमें एक फैक्टर पता चल जाए। तो इसका, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर हो गया y + 1 एक फैक्टर पता चल गया। दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर हमें खुद मालूम करना है क्योंकि ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है, इसलिए, ठीक है। अब इसको हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरीके से ये सोल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और कंपेयर करवाने के बाद a, b और c वैल्यू आ जाएगी। अगर समझ ना आए तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख लीजिएगा कि कैसे कंपेयर करवाया जाता है, ठीक है। इसी a, b, c की वैल्यूज़ को उठा के हम दोबारा से ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। फिर इनके फैक्टर बनाए जाएंगे। y की वैल्यू एक -1 आ गई, -4 और +2, ठीक है। हमने y की जगह किस चीज़ की जगह लेट किया था, 3a कहा था ना हमने, तो मैं y की जगह दोबारा 3a लिख देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। इसी तरीके से ये भी और ये भी a की वैल्यूज़ होंगी। नंबर 9 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें c की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय दिस हो, लेकिन दिस x -5 के डिविजिबल नहीं हो सके। क्वेश्चन में क्या है कि डिविजिबल बाय x + 4 नॉट बाय दिस। अगर उन x + 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है जब +4 की जगह मैं -4 पुट करूँगा और डिविजिबल है तो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। और बाकी भी x की जगह पे मैं -4 -4 -4 पुट करूँगा तो ये हमारे पास सोल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद c के दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 फैक्टर बनने के बाद, ठीक है। अब देखिए c की एक वैल्यू मालूम करनी थी क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे c की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब 2 वैल्यूज़ को कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू सही है, ठीक है। हम दोनों वैल्यूज़ को लिखते हैं, ठीक है। एक c की, लेकिन c की एक वैल्यू हमने 5 यहाँ पुट की, एक दफ़ा 4 पुट की। किसमें? ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें c की एक वैल्यू मैंने 5 यहाँ पुट की, एक 4 यहाँ पुट की। 2 वैल्यूज़ थी ना हमारे पास। अब उन्होंने कहा है कि ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करें कि आंसर ये डिविजिबल बाय x -5, यानी x 5 के डिविजिबल नहीं हो सके, ठीक है। इससे डिविजिबल ना हो सके, इससे नहीं होगा तो चले मैं करके देखता हूँ। 5 पुट किया इसी एक्सप्रेशन के अंदर तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब 5 से डिविजिबल है,
आप, लेकिन सवाल में उन्होंने कहा है कि ऐसा फाइंड करें कि 5 से डिविजिबल ना हो। तो फिर 5 इसमें पुट करके देखते हैं, तो इसमें इक्वल नहीं हो रहा 0 के, यानी 5 जब इसके अंदर पुट करेंगे, जब c इज़ इक्वल टू 4 होगा तब डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। ठीक है, तो देखें c की वैल्यू जब 4 थी तो 5 डिविजिबल नहीं हो सका इसमें। ठीक है, क्योंकि आंसर 0 नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो c जब 4 था तो 5 डिविजिबल यानी 5 फैक्टर नहीं बना उसका, x+4 फैक्टर बन गया ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि ये फंक्शन दिया हुआ है और इसका एक फैक्टर ये बताया हुआ है। ठीक है, x+√2 फाइंड करनी है p की वैल्यू। ठीक है, देखें ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका एक फैक्टर बताया हुआ है, दूसरा फैक्टर नहीं बताया हुआ, तो हम इसको कंपेयर करवा लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में करवाया हुआ है। ब्रीफली मैंने समझाए हुए हैं सारे स्टेप। ठीक है, तो कंपेयर करवाने के बाद a, b और c की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, यही a, b, c की वैल्यू हम दोबारा से a, b और c की जगह पे पुट करेंगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इस x² को इस x² के साथ कंपेयर करवाएंगे तो -2√3 वैल्यू आ जाएगी p की जगह पे। ठीक है, अच्छा जी, p की वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 में आगे लिखा है शो दैट दिस वैल्यू इज़ आल्सो अ फैक्टर। ठीक है, ये बताएं कि ये जो दूसरी वैल्यू है यानी ये वैल्यू अगर फैक्टर है तो हम x की जगह पुट कर सकते हैं ना। हमने पुट किया तो आंसर आ गया 0, तो इससे पता चल गया कि ये वैल्यू जो पुट की है इससे 0 आ रहा है, ये वैल्यू भी फैक्टर है इस फंक्शन की। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड फैक्टर भी फाइंड करना था हमें। थर्ड फैक्टर फाइंड करने के लिए ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके 2 फैक्टर हम ऐसे लिख देते हैं। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके 2 फैक्टर हम ऐसे लिख देते हैं और तीसरा फैक्टर हमें नहीं पता। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब हम कंपेयर करवाएंगे इस वैल्यू के साथ तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, a और b की वैल्यूज़ को दोबारा हम यहाँ पर पुट करेंगे जिससे हमें थर्ड फैक्टर पर मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फैक्टर हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, दिस हैव अ कॉमन फैक्टर, इन दोनों के जो फैक्टर बनते हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ k। देखें ये जो 2 एक्सप्रेशन दिए हैं दोनों के कुछ फैक्टर बनेंगे, कुछ वैल्यूज़ होंगी। उन्होंने कहा है कि दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। ठीक है, दोनों फैक्टर सेम है तो दोनों फैक्टर 0, 0 में ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोनों 0, 0 हैं तो इसलिए मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करवा सकता हूँ। इक्वेट करवाने के बाद मेरे पास a की 2 वैल्यूज़ आ गई। दोबारा इस a को मैं इस इक्वेशन में और इस a को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास एक दफ़ा 1 पुट कर दिया, एक दफ़ा -3। ठीक है, तो मेरे पास k की 2 वैल्यूज़ आ गई, यही सा है। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच डिवीजन दिस बाय दिस गिव्स रिमाइंडर दिस, यानी x की जगह पर हम यहाँ पर जब +4 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 52 आता है। यानी x की जगह पर हम 4 पुट करें, यहाँ x था मैंने डायरेक्ट कोई आंसर लिख दिया, जब 4 पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 52 आता है। ठीक है, तो 50 ये माइनस का 28 है, इसको सोल्व करेंगे तो 20 हो गया, 20 इस तरफ जाके माइनस का 20 हो गया। ये 4 को मैं एक दफ़ा इस तरफ लिख सकता हूँ। ठीक है, देखें अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं 4 को अलग लिख देता हूँ। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर की फॉर्म में, 2 का स्क्वायर लिख दूँ तो ये 2 2 4 हो जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा। ठीक है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, तो जब बेस सेम है और इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो 4 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे जाके, n की वैल्यू 3/4 आ जाएगी।